नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, लोगों के मन में एक सवाल जरूर आता है कि 2026 में क्या हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए जा सकते हैं। 2026 के करीब करीब आधा साल गुजर चुका है और अभी भी लोगों के मन में ये डाउट है कि 2026 में हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मेरे को दोस्तों 9-10 साल हो चुके हैं हेयर ट्रांसप्लांट कराए। आप देख सकते हो ये मेरा वर्तमान लुक है हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद, और ये मैंने छोटे बाल पूरी तरीके से कर लिए जिससे कि आपको पूरी तरीके से दिखे कि कहीं से भी कोई बालों को ढाक के नहीं दिखा रहा हूँ। तो ये मेरा वर्तमान रिजल्ट है और ये बहुत बड़ा प्रमाण है कि हेयर ट्रांसप्लांट कितना सक्सेसफुल है आज के समय में। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से लेकर सारे लोग, आज कॉमन हो चुका है हेयर ट्रांसप्लांटेशन करना। तो ये बताना बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन सही है आज के समय में या नहीं है। ये मेरे ख्याल से आप लोग बेहतर जानते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कराना सही है या नहीं। सवाल ये उठता है, जब बाल झड़ जाते हैं तो दो टाइप के ऑप्शंस रह जाते हैं इंसान का, हेयर पैच और हेयर ट्रांसप्लांटेशन। तो आज हम जो हेयर ट्रांसप्लांट की केस स्टडी दिखाने वाले हैं आप लोगों के सामने, आप देख सकते हैं ये भाई साहब का ऊपर से बाल झड़ चुके हैं पूरे। थोड़े बहुत सामने बाल हैं, उन बालों को कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर ये हेयर पैच के लिए जाते हैं तो इन बालों को भी इनको उड़ाना पड़ेगा और उसके बाद उस पर गोंद लगा के चिपकाना पड़ेगा। लेकिन मैंने बार बार बोला है, इस टाइप के केस में आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराना ज़्यादा बेहतर होगा। तो भाई ने भी वही डिसीजन लिया, हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराने का सोचा। इनकी पूरी जर्नी आप लोगों को मैं शेयर करने वाला हूं आज के वीडियो में। वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब मैं वीडियोस को बनाने और चलाता हूं तो आप लोगों का लाइक से चेक करता हूं कि आप लोग लाइक कर रहे हो कि नहीं। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हो। तो पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा। तो वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं आप लोगों से एक और चीज बता देना चाहूंगा कि अगर हेयर ट्रांसप्लांट आप भी कराने का सोच रहे हैं, किसी तरीके से कोई डाउट लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपका डोनर एरिया अच्छा है या नहीं है, रिजल्ट अच्छा आएगा या नहीं आएगा, तो अपने बॉडी एरिया डोनर पिक्चर्स हमें डेफिनेटली इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम जितने भी आपकी हेल्प कर सकते हैं जरूर करेंगे। वीडियो आगे लेकर चलते हैं। आप देख सकते हैं भाई साहब का जो है ना ऊपर से पूरा खाली था और एग्जिस्टिंग हेयर्स मौजूद थे। अच्छी बात यह है हेयर ट्रांसप्लांटेशन में ऐसे केस में जो है ना आपके एग्जिस्टिंग हेयर्स जो हैं वो एग्जिस्टिंग हेयर्स आपके ही जो ट्रांसप्लांटेशन होगा उसके वॉल्यूम को बढ़ाने में ही काम देगा। सबसे अच्छी बात यह है हेयर ट्रांसप्लांटेशन में कि आपके जो ये बाल है ये कहीं से भी डैमेज नहीं होते। हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो सर्जरी के टाइम पे जो आपका ऑपरेशन होता है या फिर जो पोक्स होते हैं उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है उससे भी इन बालों को बहुत ज्यादा हेल्थ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो मिलते हैं। तो ये बाल हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद बहुत अच्छे हो जाते हैं। नॉर्मली ये देखा गया है हेयर जो एग्जिस्टिंग हेयर्स होते हैं बहुत अच्छी कंडीशन, क्योंकि इतना थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होता है जिससे जो है ना आपके बालों को बहुत ज्यादा नरिशमेंट मिलता है उस टाइम पे, ठीक है ना। तो उससे बहुत ग्रोथ फैक्टर्स मिलते हैं, जो एग्जिस्टिंग भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। उसके साथ साथ जो दवाइयां दी जाती हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद वो भी आपके एग्जिस्टिंग हेयर्स को इतना अच्छा कर देते हैं कि आपके जो सर्जरी के बाल है ना उसके साथ मर्ज करके बहुत बेहतरीन हेयर ट्रांसप्लांटेशन रिजल्ट आपका और दिखता है। आप देख सकते हो कि मेरे केस में क्या हुआ था। मेरे केस में जो है ना मैंने अभी तक एक भी पीआरपी 2-3 पीआरपी लिए, मींस मैंने पिछले 3-4 साल में एक भी पीआरपी नहीं लिया है। किसी भी प्रकार का कोई फिनेस्ट्राइड वगैरह नहीं लिया है मैंने, कुछ भी फिनेस्ट्राइड तो मैंने आज तक नहीं लिया है, डीएचटी ब्लॉकर्स, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि उसके बाद ही मेरे बाल आप देख सकते हैं कैसा दिख रहा है आपके सामने है। मुझे कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं है और इसका रीजन यही है दोस्तों कि मैंने डर्मा रोलर किया है, बाकी मैंने दवाइयां वगैरह भी कुछ भी नहीं लिया। डर्मा रोलर के ऊपर मिनोक्सिल के ऊपर ही मैं पूछ रही हूँ। सबसे बेहतरीन एग्जांपल यही है कि इसका मेंटेनेंस कितना कम है, कितना कम मेंटेनेंस है इसमें। अगर आपके आसपास पीआरपी सेंटर्स है पीआरपी ले लो, ठीक है ना। पीआरपी मैं बार बार यही बोलता हूँ, पीआरपी अगर आप फाइनेंशियली अच्छे हो और अवेलेबिलिटी ईजी है, ठीक है ना, तो ही पीआरपी के लिए जाओ। जैसे मेरे लिए जो है ना मैं पीआरपी अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास मैं बहुत ईजिली उसको पाने के लिए मुझे दूसरे शहर जाना पड़ेगा, मेरे यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो इस कारण से मुझे क्या करना पड़ रहा है कि मैं डर्मा रोलर यूज कर रहा हूँ। बहुत सस्ता उपाय है डर्मा रोलर, डर्मा स्टैम्प, ये बहुत बेहतरीन उपाय है अपने ट्रांसप्लांटेड बालों को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। पैसा है और आपका अवेलेबिलिटी है तो पीआरपी ले जाओ, बहुत अच्छा है। साल में 3-4 अगर लेते हो तो आपके बाल बहुत अच्छे मेंटेन रहेंगे, ठीक है। तो कुछ यूट्यूबर्स आपको देखेंगे क्लिनिक में पड़े रहते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, मेरे पास एक्सेसिबिलिटी होती तो मैं भी वैसे ही पड़ा रहता, मैं भी पीआरपी लेता रहता, लेकिन मेरे पास नहीं है वो एक्सेसिबिलिटी, तो मैं उसके लिए नहीं जा रहा हूँ। कमिंग बैक टू द टॉपिक के हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद भाई का अगर आपको सर्जरी दिखाऊं मैं आपको, इनकी सर्जरी आप देख सकते हो इतने बड़े गेट में करीब 4,500 प्लस ग्राफ्ट जो है ना इम्प्लांट कर दिया गया। सबसे अच्छी बात है इनके एग्जिस्टिंग हेयर्स को मर्ज करते हुए इनके ट्रांसप्लांटेशन को एग्जीक्यूट किया गया है। आप देख सकते हैं कितना शानदार हेयर ट्रांसप्लांट किया गया और कुछ 7-8 महीने के बाद जो है ना इस टाइप का इनका रिजल्ट आया हुआ। यहाँ पे टॉप आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से टॉप का रिजल्ट है, जबरदस्त तरीके का टॉप का रिजल्ट है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी आपको नहीं लग रहा होगा कि कहीं से भी सर्जरी हुई है या पैच लग रहा है। इतनी हाई डेंसिटी इनको इसीलिए मिली है कि कुछ एग्जिस्टिंग हेयर्स थे इनके, और उसी के साथ साथ जो है ना इनके इस
सर्जरी जो हुई थी उस सर्जरी में ग्राफ्ट जितने लगाए गए उतने ही ग्रो किए हैं। बहुत हाई सक्सेस रेट रहा है इनका। तो मैं बार बार यही बोलता हूं कि अगर हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए आप जा रहे हो तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन बेसिकली एक अच्छा रिजल्ट आना और एक अच्छा दिखना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। किसी 7th ग्रेड के बंदे का अगर डोनर एरिया में से सिर्फ 2000 ग्राफ्ट निकल सकते हैं, उन्हीं 2000 को बचाकर संभाल के स्कैल्प में इंजेक्ट कर दिया जाए, वो रिजल्ट अगर आ गया, मतलब ग्रो कर गया 2000 के 2000 बार, वो एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट माना जा सकता है, लेकिन वो बहुत अच्छा दिखेगा नहीं। ठीक है, उसी तरीके से किसी को सिर्फ 2000 बाल लगने हैं और वो डॉक्टर अनाड़ी है, 4000 ग्राफ्ट निकाल के 2000 खराब करके 2000 लगाता है, तो वो 2000 ग्राफ्ट वेस्ट करके 2000 लगाया, आपको पता नहीं चलेगा। और वो रिजल्ट अच्छा दिख गया अगर, तो वो दिखने में तो बहुत अच्छा लगेगा, सब तारीफ करेंगे, कोई कंप्लेन नहीं, लेकिन वो वर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांटेशन है क्योंकि आपके उससे 2000 ग्राफ्ट खराब किए। इसलिए प्रॉपर एक प्लानिंग होती है हेयर ट्रांसप्लांटेशन में, जहां पर जो है जितने निकाले जाए उतने ही लगाए जाए, वो दिखने में भी अच्छे लगे, तभी हेयर ट्रांसप्लांटेशन को एग्जीक्यूट किया जाता है। जैसे मेरे केस में जो है ना करीब 80% एरिया जो है ना कवर्ड है, क्राउन एरिया थोड़ा पैची है, बड़े बाल करता हूं तो कवर दिखता है, लेकिन थोड़े बहुत हवा आता है तो थोड़ा खाली दिखता है, ऐसा लगता है कि वहां से गंजापन शुरू हो रहा है। ये चीज होती है 7th ग्रेड के बंदों के लिए। इसलिए मैंने बाल पूरे उड़ा दिए कि यही लोग रख रहा हूं और इसमें मुझे कोई झमेला नहीं। चारों तरफ से बिल्कुल ऐसा लगता है कि भाई छोटे बाल हैं, ठीक है। या कोई बोल सकता है भाई तेरे बाल झड़ रहे हैं क्या वापस से, ऐसा बोलते हैं। बाकी ओवरऑल फोटोज वगैरह में जब देख सकते हो सब जगह पे बहुत बेहतरीन दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये माइंडसेट आपको रखना जरूरी है कि आप जो भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिक चूज करें उसमें प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन जो है ना वो रिजल्ट जो है ना आपकी सक्सेस रेट हो, मतलब आप जितने निकाले जाएं उतने ही लगाए जाएं, उतने ही सर्वाइव किए जाएं, ठीक है ना, उतने ही सर्वाइव हो। 96-97% के आसपास का सर्वाइवल रेट होना चाहिए, तो वो एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट बनाता है। और लेकिन वो दिखने में भी अच्छा लगे, जैसे मैंने वही बोला है कि दिखने में भी सुंदर लगना चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांट ये नहीं करके दे दिया और वो 10 बाल निकाल के 10 लगा दिया तो वो एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट हो सकता है कि सर्वाइवल रेट अच्छा है, लेकिन वो दिखेगा अच्छा नहीं ना। तो ये प्लानिंग होनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो अर्ली 20s में है आप लोगों में से, तो अर्ली 20s में जो बंदे हैं उनको भी अपना ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अर्ली 20s में हेयर ट्रांसप्लांट पहली बार तो बचिए अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराने से पहले, क्योंकि उस टाइम पे प्रोग्रेसिव हेयर फॉल होता है, उस टाइम पे आपका स्टेबल हेयर फॉल नहीं होता है। किसी का थोड़ा सा टेम्पोरल एरिया निकल रहा है वो हेयर ट्रांसप्लांट करा देगा, कई क्लिनिक कर भी देंगे, लेकिन वो अच्छा भर भर के टेम्पोरल एरिया भर देगा, लेकिन इन द कमिंग फ्यूचर आपका हो सकता है 7th ग्रेड के बॉल्ड अगले 2 साल में आप होने वाले हो, ठीक है ना। तो उस टाइम पे आपका जो है ना वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ हेयर ट्रांसप्लांट करने का जो प्लान था वो डिस्टर्ब हो सकता है। बात यह है कि जब आपके डॉक्टर के पास छोटा सा एरिया दिखता है तो वो भर भर के ग्राफ्ट लगा देगा, ठीक है ना। ग्राफ्ट आपके पास लिमिटेड है, इसीलिए आपका प्रोग्रेसिव हेयर फॉल है तो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बिल्कुल मत जाइए। अपने क्लिनिक से बात कीजिए, डॉक्टर से बात कीजिए, ठीक है ना। थोड़ा आपको लगे बॉल्डनेस स्टेबल हो चुका है, आगे नहीं होने वाला है, या आपको लग रहा है कि प्रॉपर प्लानिंग हो चुकी है, हम उतना ही ग्राफ्ट लगाएंगे, मान के चलो थोड़ा सा हुआ है तो हम उसको फैला के थोड़ा सा कम डेंसिटी में लगा देंगे ताकि 2-4 साल निकल जाए और उसके बाद हमें पता चले कि भाई प्रोग्रेसिव हेयर फॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये प्लानिंग पूरी होनी चाहिए। अब मिड 20s में आ चुके हो, आमतौर पर मिड 20s के आसपास जो होते हैं ना प्रोग्रेसिव हेयर फॉल स्टेबल हो जाता है, हमको एक पता चल जाता है बंदे का कितना बाल झड़ना है और नहीं होना है। आमतौर पे जिनको बाल झड़ने वो 20 से 25 के आसपास में अच्छे खासे झड़ जाते हैं 7th ग्रेड के बंदे, था मेरा हो गया था, ठीक है। और उस केस में आप प्रॉपर प्लानिंग में अगर हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाते हो तो बेहतरीन प्लॉट मिलता है डॉक्टर्स को, वहां पे प्लानिंग की जा सकती है, ठीक है ना। आप ये समझ लीजिए कि एक बड़ा स्कैल्प मिला है और उनको इतने ग्राफ्ट है तो वो प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं कि 1500 ग्राफ्ट हाई डेंसिटी फ्रंट पे दे दो, फिर फैला के दे दो, जैसा मेरा किया गया है आप देख सकते हो। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर छोटा सा ग्रेड है तो वो वहां पे भर भर के पूरे ग्राफ्ट लगा देंगे और फ्यूचर के लिए ग्राफ्ट ही नहीं बचेंगे, तो वो खराब कैलकुलेशन हो जाता है। अगर आप उससे आगे की एज में हो 25-30s, ठीक है ना, तो नॉर्मली इस टाइम पे आपका जो है प्रोग्रेसिव हेयर फॉल काफी हद तक स्टेबल हो जाता है। डॉक्टर से कंसल्ट करके आप बिंदास हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराइए। 40s में आ चुके 50s में तो बिंदास कराइए। डोनर एरिया है तो आप तो बेहतरीन हेयर ट्रांसप्लांट कैंडिडेट हो। सबसे अच्छी बात है जितना लेट की तरफ जाएंगे ना उतना ही लंबा चलता है हेयर ट्रांसप्लांटेशन, क्योंकि लेट की तरफ जाओगे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल का लोगों का कम हो जाता है, जिससे कि जो है ना आपका डीएचटी का असर भी कम होने लगता है और बालों की लाइफ भी बढ़ती है। लेकिन अच्छी बात इसके साथ साथ बुरी बात यह है कि जितना लेट कराओगे डोनर एरिया उतना कमजोर होता जाएगा और आपके फ्रेश जो यंग ईयर्स होते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले वो वाले एज निकलने लगती है। इसीलिए सबसे बेहतरीन चीज है कि अर्ली 20s से थोड़ा बचो। अर्ली 20s में अगर करा रहे हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करो कि भाई हमें अगर फ्यूचर में जरूरत पड़े तो डोनर बचा के हमारा ट्रांसप्लांट कराइएगा, ताकि हम जो है ना फ्यूचर में भी अपना ट्रांसप्लांट के लिए हमारे पास स्कोप बचा रहे, डोनर बचा रहे। तो इस तरीके से प्लानिंग करके भी कई सारे लोग करा रहे हैं। तो आज का जो आप वीडियो देख सकते हैं कि भाई का जो है ना पहले का इस तरीके का लुक था और वर्तमान समय इस तरीके का लुक है। हेयर ट्रांसप्लांटेशन लाइफ चेंज कर रही है
ये लोगों की, कई सारे लोगों की लाइफ चेंज कर रही है। आप देख सकते हैं बेहतरीन हेयर ट्रांसप्लांटेशन है। आप मुझे देख सकते हो कि मैं अभी आप जो दिख रहा है यही लुक, सेम लुक आप देख सकते हो। आज से 12-14 साल पहले मैं कुछ इस टाइप का दिखता था, वर्तमान समय ऐसा दिख रहा हूँ। क्या चेंजेस हैं आप लोग खुद बता दीजिए। बाल छोटे हैं, बहुत गुड लुकिंग बंदा नहीं हूँ, लेकिन चेंजेस दिखते हैं। उस टाइम पे मैं अपने मिड 20s में होते हुए मुझे 30+ बोल देते थे, और अभी जो मैं मिड 30s में हूँ करीब करीब, तो मुझे उतना मुझे प्रॉब्लम नहीं होता। मुझे जो जेन जी जनरेशन है उनमें भी घुल मिल रहा, मतलब मुझे एज के लेके बिल्कुल भी कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं, ठीक है ना। तो अगर आप अपने ऊपर जो अभी समय चल रहा है, आज अगर आप देखेंगे आपके जो एजेड हैं लोग हैं वो भी अपने आप को फिट रख रहे हैं, लुक अच्छा रख रहे हैं। आप ये मत समझिए कि 40s तक 40 साल तक चल जाए मेरे बाल, ठीक है ना, ये मत समझिए, क्योंकि 40 बहुत यंग एज होती है, 50 भी बहुत यंग एज होती है। लोगों को लगता है 40-50 साल में लोग बूढ़े हो जाएंगे, नहीं, 40-50 साल में भी लोग बहुत यंग हैं आज के समय में। आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको दिख रहा होगा सब कुछ सोशल मीडिया में, लोग मेंटेन रख रहे हैं, सुंदर दिखना चाह रहे हैं। इसीलिए हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए जाइए तो कोशिश यही कीजिए कि एक बार में पूरा उधेड़ के मत लगवा लीजिए, ठीक है ना। फ्यूचर के लिए आपको डोनर बचना चाहिए, और अगर नहीं बच रहा है डोनर तो फिर कोई उपाय नहीं है, तो आप लगाइए 40-50 के बाद पैच, या बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, और उस टाइम तक हो सकता है कि बहुत सारे और भी सॉल्यूशंस निकल आए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल जरूर रखिएगा, बाय बाय।